अब तक के हमारे 40 क्वेश्चन हो गए फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के। तो अब हम 41 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो 41 क्वेश्चन क्या कहता है, अ लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर, कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ मैप वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर। देखो क्या होता है कि हमारा जो मैप होता है, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है 41, जो हमारा मैप होता है वो कुछ टाइम बाद क्या है, श्रंक हो जाता है, कुछ थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल मैप था, आपका जो ओरिजिनल मैप था, ठीक है, उस पर एक लाइन थी जो कि 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही थी, और वो श्रंक होने के बाद क्या है 4.6 मीटर की हो गई श्रंक मैप पे जब देखा। ठीक है, तो ये आपका है श्रंक मैप। और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कि ओरिजिनल मैप का स्केल दे रखा है। और ये कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर। बट इसको आरएफ की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये इस तरीके से होता है 1 सेंटीमीटर अपॉन में 80 मीटर। मतलब कि मैप पर 1 सेंटीमीटर 80 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसको दोनों को यूनिट को सेम में कन्वर्ट करोगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर। इसको कट कर देते हैं, स्केल क्या आ गया 1/8000। ठीक है, तो ये आपका आरएफ आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका श्रंक मैप है ना, इसका आरएफ पूछ रहा है। वो इसका आरएफ कह दो या फिर इसको स्केल कह दो। तो आपका श्रंक स्केल पूछ रहा है वो, है ना, पूछा है श्रंक स्केल निकालो, मतलब आरएफ ऑफ श्रंक स्केल। तो वो किस तरीके से निकालोगे, एक रिलेशन होता है श्रिंकेज रेशियो, वो किसके इक्वल होता है, श्रंक स्केल अपॉन में ओरिजिनल स्केल। और किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑन श्रंक मैप, डिस्टेंस ऑन ओरिजिनल मैप। इस तरीके से क्या है, ये रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम अननोन वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो मान के चलो हमें श्रंक यही निकालना है, श्रंक स्केल, तो उसको मान लेते हैं हम एक्स है। ठीक है, जो हमें निकालना है। ओरिजिनल स्केल हमें कितना है 1/8000, 1/8000। ठीक है, और हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस ऑन श्रंक मैप कितना है 4.6, और ये मैप पर कितना है 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.6/5, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/8000। और इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या है, जो हमारा स्केल होता है उसमें हमेशा न्यूमरेटर 1 होता है। तो जब हम इसका भी स्केल निकाल रहे हैं, हमारा श्रंक स्केल, तो वो भी क्या है, ऊपर न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ उसको 5/4.6, इस तरीके से, है ना। और ये भी हो जाएगा 1/8000। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 8695, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी देखो, अभी ये बताना चाह रहा है कि आपका, जैसे हमने ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये भी सेंटीमीटर में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये अपना क्या है, श्रंक स्केल। ठीक है, ये आया अपना श्रंक स्केल। अब हम देख रहे हैं कि आप देखो, जो हमारी ऑप्शन में वैल्यू है सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर, इस तरीके से आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेंटीमीटर कुछ मीटर में बता रहा है, अभी हमारा सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अपने स्केल को क्या है 1 बाय, मतलब सेंटीमीटर और मीटर के रेशियो में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो ये तो सेंटीमीटर ही रहेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 86.95 मीटर। तो इस तरीके से, और जब आप इसको इंजीनियरिंग स्केल में के फॉर्म में लिखोगे, अभी तो ये आरएफ की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये श्रंक स्केल का आरएफ। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग फॉर्म में लिखोगे, इंजीनियरिंग स्केल कह दो, तो वो इस तरीके से होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
86.95 मीटर। ये आपका ऑप्शन कौन सा है? सी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। ये क्या कह रहा है, इसके लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी वैल्यू कि अगर आप फॉरेस्ट मैप बना रहे हो तो आपका जो आरएफ की वैल्यू है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू है, वो आप कितनी लेके चलोगे। तो उसके लिए फॉरेस्ट मैप के लिए आपकी वैल्यू होनी चाहिए 1/25,000 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये याद कर लो और मैं एक चार्ट दिखाऊंगी, वो भी याद करना, ठीक है। वो आगे क्वेश्चनों में आएगा तो मैं वहाँ पे आपको ये चार्ट पूरा दिखा दूंगी कि फॉरेस्ट के लिए कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप याद रखो कि फॉरेस्ट मैप के लिए आरएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1/25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। जब आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे होते हो तो आपका सर देखो, जियोडेटिक सर्वे जो होता है और एक होता है आपका प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे आप स्मॉल एरिया के लिए कर रहे हो, मतलब मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए कर रहे हो। कोई एक अर्थ है आपका, उस पर सरफेस है उसका ग्राउंड, उसके लिए आप थोड़े से डिस्टेंस के लिए कर रहे हो। तो अर्थ का कर्वेचर वहाँ पे स्ट्रेट की तरह लगता है, वहाँ पे हम उसको क्या है लेके नहीं चलते हैं, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस में जब आप लार्ज एरिया के लिए कर रहे होते हो तो आपको अर्थ का कर्वेचर क्या है कंसिडर करना पड़ता है। जब आप कंसिडर करते हो तो उसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, जब नहीं करते हो तो प्लेन सर्वे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे होते हो तो अर्थ के सरफेस को आप कैसा कंसिडर करते हो, कर्व्ड, है ना। तो आंसर कर्व्ड इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 44 क्वेश्चन। इंडियन रोड कांग्रेस IRC वॉज सेटअप इन द ईयर। ये आपको याद करनी पड़ेगी कि ये जो जो भी आपकी बना रखी हैं ये NGOs, ये सब, ये इनकी डेट मतलब इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो IRC जो थी इंडियन रोड कांग्रेस, वो आपकी 1934 में क्या है मतलब आ गई थी, एस्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। कुछ और भी हैं जैसे कि ये तो आपने देख ली, इंडियन रोड कांग्रेस 1934, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, ये कब हुआ था 1952 में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CIRT 1967 में। तो मैंने क्या क्या बताया कि इंडियन रोड कांग्रेस कब हुई थी 1934 में, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ये हुआ था 1952 में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CIRT ये हुआ था 1967 में, ठीक है। तो ये याद करनी है। आगे चलते हैं। द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू, कि प्रिंसिपल क्या है, सर्विंग के दो होते हैं कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करो, और दूसरा होता है कोई भी एक पॉइंट आप लोकेट करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट दो पॉइंट से क्या है लोकेट करो। तो ये दो प्रिंसिपल होते हैं सर्विंग के। तो इसमें कौन सा दे रखा है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ये वाला आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 12 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.5 सेंटीमीटर into 0.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑन अ मैप। द स्केल ऑफ द मैप इज, अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका जो एरिया है ग्राउंड पर, अगर आप जाओगे ग्राउंड पर, एक रेक्टेंगल टाइप का है, उसका आपका 12 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया है। बट मैप पर वो आपने जो शो करा है, अपने मैप जो आपका बनाया है उस पर आपने उस एरिया को इस तरीके शो किया है कि 1.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपने शो किया है। कह रहा है द स्केल ऑफ द मैप इज। देखो आप जब स्केल लिखते हो तो आप क्या लिखते हो किसी भी चीज़ का, कि मैप पर क्या डिस्टेंस है, मैप का डिस्टेंस अपॉन में आपका ग्राउंड का डिस्टेंस, तब आपका क्या है स्केल बनता है। वहीं अगर आप डिस्टेंस के लिए, ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्मेट में ऐसे देते हैं। वहीं अगर आप मान के चलो आप एरिया के लिए लिख रहे हो तो आप क्या है स्केल का कर दो स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो कि मैप का एरिया अपॉन में ग्राउंड का एरिया। वहीं अगर आप क्या है वॉल्यूम के फॉर्म में दे रहे हो रिलेशन, तो आप क्या करोगे स्केल का क्यूब कर दो, वो आ जाएगा मैप का वॉल्यूम और ग्राउंड का वॉल्यूम। तो फिलहाल आपको क्या है एरिया के फॉर्म में देना है। तो देखो मैप का जो एरिया है वो है
1.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, ठीक है, दोनों को करके। और आपका जो ग्राउंड पर जो स्केल दे रखा है, जो एरिया दे रखा है वो कितना है, 12 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको साइड में रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो स्केल का स्क्वायर, स्केल का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों की क्या है, ये यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये आएगा 1.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, हाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर, हाँ। तो ये 10 हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। अब आते हैं स्केल इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये आया मल्टीप्लाई में 0.5 12 इंटू 10 टू द पावर 10, इसको हटा देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा 10/2, और ये आया 4 पर, ये आया 5 पर, और 25/4 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, ये आया। और ये स्केल का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, स्केल स्क्वायर। अब जब स्केल ही निकालना है तो इसका क्या है, ये अंडर रूट में चला गया, 25/4 इंटू 10 की पावर 12। जब आप इसको खोलोगे ये 5 4 10 की पावर 6 प्लस 2 5/4, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6, मैंने खोल दिया है इसको 10 की पावर 6 को, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जीरोज आ गई। और स्केल का फॉर्मेट क्या होता है कि ऊपर आपका 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसको नीचे डिवाइड कर देंगे तो 1/1, एक मिनट, तो ये आ जाएगा ये 1, और इसको नीचे लेके आएंगे 5 को, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4 लाख, ठीक है। तो 1/4 लाख क्या है, स्केल है। सो 1/4 लाख, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47। अ मेथड यूजुअली अडॉप्टेड टू कंटूर रफ माउंटेनियस रीजन इज टैक्योमेट्री, चेन एंड लेवल, प्लेन टेबल, या फिर चेन एंड कंपास। तो ये कह रहा है कि आपको कौन सा, आप इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करोगे अगर आपको कंटूर रफ माउंटेन रीजन का करना है, ठीक है। तो मतलब कंटूरिंग मतलब कि लेवल्स देखने हैं वहाँ पे, हाइट डिफरेंस, ये सब, मतलब कोई भी अगर सर्विंग वहाँ पे करना है एरिया पे, तो आप कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल सा आप टेक्योमेट्री यूज़ करते हो। टेक्योमेट्री क्या है, सबसे बेस्ट मेथड होता है अगर आप रफ माउंटेन एरिया का कर रहे हो तो। जैसे कि मान लो चेन एंड प्लेन, चेन एंड चेन वाला या फिर कंपास वाला कर रहे हो, उसमें आप क्या है, प्लेन एरिया लेते हो ताकि आप डिस्टेंस इजीली चेन से मेजर कर लो आराम से, है ना। कंपास यूज़ करते हो डायरेक्शन वायरेक्शन, मतलब कितने एंगल पर आपको एंगल्स लेने हो या फिर हॉरिजॉन्टल एंगल लेना हो, तो ये आप कंपास से कर लेते हो, ठीक है। प्लेन टेबल में क्या करते हो, ये भी प्लेन एरिया के लिए होता है, जहाँ पर आप स्मॉल एरिया के लिए क्या है, साइटिंग एंड प्लॉटिंग क्या है एक साथ करते हो। मतलब देखते देखते हो, साइट कर लेते हो चीज़ों को कि इतना डिस्टेंस पे के ऊपर है ये वाला पॉइंट, तो उसको आप फिर अपने मैप पर भी तभी उसी टाइम प्लॉट कर देते हो, ठीक है। तो साइटिंग एंड प्लॉटिंग साथ में करते हो, ठीक है। चेन एंड लेवल, इसमें भी चेनिंग एंड लेवल, ये सब क्या है, प्लेन मतलब रफ एरिया नहीं होना चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन टेक्योमेट्री एक बहुत अच्छा मेथड होता है अगर आप माउंटेन रीजन पे या फिर कुछ भी रफ एरिया है वहाँ पर अगर आप क्या है सर्वेइंग कर रहे हो तो आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है 48 पे। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी सो दैट मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिव रहूँ, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। फॉर अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज, ये रहा एक स्केल है, ठीक है, स्केल दिया है जो कि क्या है, ये इंजीनियरिंग फॉर्म होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल होता है ये जो अगर ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मली, आपको ये आरएफ की फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, जैसे 1 सेंटीमीटर अपॉन में 2.5 किलोमीटर, ये आपका आरएफ की फॉर्म में इस तरीके से है, ठीक है। बट ये पूछ रहा है कि ये भी पूछ रहा है आरएफ की फॉर्म में निकाल के दिखाओ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल के दिखाओ। बट इसमें क्या है होता है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए जब आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालो।
तो अभी ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, इन दोनों को सेम करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2.5 किलोमीटर को चेंज करने के लिए 2 3 4 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 5 1 2 3 4। तो ये आंसर होना चाहिए आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 question. In setting up a plane table at a station A, the corresponding point on the plane was not accurately centered above A. If displacement of A was 20 centimeter in the direction of the right angle to the ray, then how much on the plan would be consequent displacement of a point from its true position if scale is 1 centimeter equals to 2 meter. ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि एक आप अपना प्लेन टेबल सर्विंग कर रहे थे, जो भी सर्वे कर रहे थे, तो ग्राउंड पर एक ए पॉइंट था। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए था, मान के चलो वो आपके यहाँ पर ए यहाँ आता है एक्चुअली। ठीक है, ए यहाँ आना चाहिए था, बट आपने कुछ गलती करके उसको थोड़ा सा क्या है दूर कर दिया वहाँ से, ए डैश यहाँ पे आपने अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आपको नहीं पता ये ओरिजिनली यहाँ पर था, आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और ग्राउंड के कंपेरिजन में वो डिस्टेंस कुछ यहाँ पे है, मान लीजिए जो आपने अपने मैप पर दिखाया है एक्चुअली ये ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस था, मतलब इतना खिसक के आपने एक्चुअली ये ऐसा बना दिया, यहाँ बना दिया। आपको ये पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करना था, बट आपने ये कर दिया, और जब आपने ग्राउंड पे देखा तो वो कुछ इस तरीके से इतना शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ग्राउंड पर वो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से क्या है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से क्या है, आपने कहीं और सेटअप किया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो आपके मैप पर आपका जो प्लान बनाया है आपने, ये आपका प्लान है, उसमें ये डिस्टेंस कितना है। अगर ग्राउंड पर वो 20 सेंटीमीटर है तो वो मैप पर आपके प्लान पर वो कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो और इसने क्या दे रखा है, आप समझ आपको स्केल दे दिया है, मैप का स्केल दे दिया है आपको, कितना दिया है स्केल आपको इंजीनियरिंग फॉर्म में दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। जब आप इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, 1 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मीटर, इसको चेंज करोगे 1 सेंटीमीटर, इसको चेंज करके ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज 1/200। ठीक है, ये स्केल है आपका, RF कह दो इसको। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये पूछा है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और हमें पता है ये डिस्टेंस निकालना, हमें पता है फॉर्मूला होता है स्केल का, स्केल इक्वल्स टू मैप का डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड का डिस्टेंस। स्केल तो आपके पास है ही 1/200, 1/200। मैप का डिस्टेंस आपको नहीं पता, मान के चलो वो x था, ग्राउंड का पता है आपको कि कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है। अब x की वैल्यू निकालोगे, ये ऊपर चला जाएगा 20 सेंटीमीटर अपॉन में x, तो ये आया 1/10, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, और क्या कह सकते हैं इसको 1 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, प्लान पे डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से वो मूव हो गया, वो निकल चुका है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन 1 मिलीमीटर इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये कह रहा था कि ये ग्राउंड पर एक ए पॉइंट था, जो एक्चुअली क्या है खिसक के आपने जब अपने मैप पर बनाया तो उसको थोड़ा सा कहीं दूर बना दिया है। एक्चुअली आपका डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए था, पर आपने यहाँ पे करके सारी ऑब्जर्वेशंस ले ली है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड पर जब बताया, उसको देखा कि ये जो ये आपने पॉइंट बनाया वो ग्राउंड पे 20 सेंटीमीटर दूर था, तो ये पूछा कि मैप पर कितनी ओरिजिनली वो कितनी दूर था। ठीक है, तो वही हमने क्या है स्केल के रिलेशन से निकाल दिया है। ठीक है, तो स्केल हमें दे रखा था 1/200, हमने कन्वर्ट करके लिखा, और मैप का डिस्टेंस हमें नहीं पता था, वही निकालना है, ग्राउंड का पता था, इसको चेंज किया, सॉल्व किया, और वैल्यू निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ प्लान ऑन an old survey plotted on a sheet is found to have shrunk so that a line originally 10 centimeter long now measure 9.7 centimeter only. Calculate the shrinkage factor. देखो, श्रंकेज फैक्टर, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, श्रिंकेज
रेशियो। आप ये दोनों चीज़ एक ही हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है कि आपका जो मैप पर डिस्टेंस श्रंक मैप का डिस्टेंस और आपका होना चाहिए ठीक है, मैप का डिस्टेंस और आपका ओरिजिनल मैप का डिस्टेंस, ये रेशियो होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर श्रंक रेशियो कितना दे दिया है और श्रंक फैक्टर ही निकालना है, आपको ये ही निकालना है। आपको ये दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि आपको ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर थी, मतलब ओरिजिनल मैप का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपका जो श्रंक होने के बाद वो कितना हो गया 9.7 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है 9.7 सेंटीमीटर, ओरिजिनली वो 10 सेंटीमीटर था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 0.97 आपका क्या है, श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है। तो 0.97 का है ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। 51 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्विंग। ये बहुत बार पूछ लिया है, याद हो गया होगा अब तक तो, कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 52 क्वेश्चन क्या है, द स्केल ऑफ अ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय representative fraction as this. The distance between 2 points A and B in the map is 10 centimeter. The distance AB on the ground is what? सिंपल क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको आर एफ की वैल्यू दे रखी है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विच इज़ 1/4000, और वो क्या किसके इक्वल होता है, मैप का डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड का डिस्टेंस। मैप का डिस्टेंस आपको पता है कितना दे रखा है, ए और बी का मैप पे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ग्राउंड पर डिस्टेंस नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, 1/4000, ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज दिस, मल्टीप्लाई में 4000 सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर, एक्स इक्वल्स टू 40,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये किलोमीटर में पूछ रहा है ग्राउंड का डिस्टेंस, तो इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं, 0.4 किलोमीटर, सो 0.4 किलोमीटर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेट एक मिनट। 53 क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इन चेन सर्वेइंग। आपका देखो, आप जब कोई सर्वे कर रहे हो, मान लो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनको कहते हैं मेन स्टेशंस, जो कि मतलब मेनली आपके वो पॉइंट्स हैं जो आपकी एक जो सर्विंग एरिया की लिमिट बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का आपका सर्विंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके मेन स्टेशन है, ये आपकी मेन सर्विंग लाइन है जो आपकी मेन स्टेशंस को क्या है, जोड़ती है, ठीक है। फिर आता है एक ऐसी लाइन जो सबसे बड़ी होती है और सेंटर से जाती है, उसको बोलते हैं बेस लाइन। ये क्या हेल्प करती है, आपकी सारे जैसे अंदर की इंटरनल चीज़ें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनकी प्लॉटिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो बेस लाइन हमारी सबसे एक्यूरेट होनी चाहिए, सबसे ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अंदर की इन चीज़ें बहुत अच्छे से क्या है कैलकुलेट कर सकें। तो इधर देखो, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, अपनी बेस लाइन होती है। ज़रा इन लाइंस के बारे में देखते हैं। देखो, मेन सर्वे लाइन कौन सी होती है, जो मेन स्टेशंस को क्या है जोड़ती है, अपनी ये अपनी क्या है मेन सर्वे लाइंस होती है। टाई लाइंस और इनको सब्सिडरी लाइंस भी कहते हैं। टाई लाइन कौन सी होती है, जो आपकी जैसे कि ई एफ एंड जी एच, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये जो छोटी मोटी अंदर की प्लॉटिंग है, ये आप थोड़ी इन लाइनों से रेफरेंस लेकर इजीली निकाल सको। जैसे कि क्या लिखा है, अ चेन लाइन जॉइनिंग टू टाई स्टेशन इज कॉल्ड टाई लाइन सच एज ई एफ एंड जी एच, और ये जो जी एच और ई एफ है आपके क्या है, ये टाई स्टेशन हैं। दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी लाइन भी कहते हैं इसको, सब्सिडरी लाइन भी कहते हैं, एंड टाई लाइन्स भी कहते हैं। Tie lines are provided to locate interior detail which are far away from the main station. मेन स्टेशन से बहुत दूर होती हैं, उन पॉइंट्स को क्या है लोकेट करने के लिए आप अपनी क्या है सब्सिडरी लाइंस बनाते हो, या इसको टाई लाइन कह दो या फिर ऑक्सिलरी लाइन कह दो, ठीक है।
सो बेस लाइन अब आते हैं, बेस लाइन आपकी है ये वाली BA। इट इज़ द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन ऑन अ फेयरली लेवल ग्राउंड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। एरिया के सेंटर में से पास होती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एज द डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर सर्वे लाइन्स आर फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन AB। AB इज़ द बेस लाइन। मेन पर्पस AB का क्या है कि आपकी जो अदर लाइन्स आप ड्रॉ कर रहे हो अंदर, वो क्या है, आपकी बेस लाइन के रेफरेंस पर ही लेकर की जाती हैं। ठीक है, इसीलिए बेस लाइन सबसे एक्यूरेट होनी चाहिए और ऐसे एरिया से गुजरनी चाहिए जो कि प्लेन हो, ज़्यादा हमें ऊबड़ खाबड़ ना हो उधर। ठीक है, चेक लाइंस क्या होती हैं? अब चेक लाइन से नाम से पता चल रहा है कि ऐसी लाइंस जो कि क्या है, चेक के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी पॉइंट्स को चेक करना चाहते हो, बस इससे कोई भी पॉइंट आप लोकेट नहीं कर रहे हो इन लाइंस के थ्रू, आप जस्ट चेक कर रहे हो कि ये पॉइंट ठीक है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से। और चेक लाइन को आप प्रूफ लाइन भी कहते हो। ठीक है, जो कि क्या है, जैसे कि CK और DJ, ये आपकी क्या है, चेक लाइन है। इनसे कोई भी पॉइंट आपने प्लॉट नहीं किया है। ठीक है, जैसे टाई लाइन से तो हम प्लॉटिंग कर रहे थे, ये चेक लाइनों से कोई पॉइंट प्लॉट नहीं करा, बस चेकिंग की है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं 54 पर। विद पैसेज ऑफ 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल विल नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द शीट और द पेपर। इसका मतलब ये है कि जब आपका मैप होता है, कुछ टाइम गुजर जाता है, तो आपका मैप क्या है, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप इनमें से कौन सा स्केल होगा जो क्या है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जब पेपर क्या है, आपका श्रिंक हो जाएगा। तो देखो, मेनली जो आपके जो चैप्टर है ना, उसमें 3 स्केल है आपका। एक तो आपका इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल जो होता है वो आपका इस तरीके से, जैसे 1 सेंटीमीटर टू 20 किलोमीटर, लाइक इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव स्केल। ये इस तरीके का स्केल होता है जैसे कि आप ऐसे लिखते हो RF की फॉर्म में, इक्वल्स टू 1/20 किलोमीटर को 1 2 3 4 5, इस तरीके से सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसी को मैंने चेंज कर दिया, इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, एक होता है आपका ग्राफिकल ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल क्या होता है आपका, जो कि आप अपना मैप बनाते हो, वहीं पर आप क्या है, उसको अपने स्केल को बना देते हो कि इतना 1 2 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये इस तरीके से आप अपने मैप को, आप अपने मैप पे ही क्या है, अपना स्केल बना देते हो। तो जो आपका ग्राफिकल स्केल होता है वो बढ़िया रहता है, जब आपका मैप श्रिंक भी हो जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैं ऑलरेडी आपको और क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, क्योंकि क्या है, मैप श्रिंक हो रहा है तो आपका ये स्केल भी श्रिंक होता है। ठीक है, पर ये जो फॉर्म है RF वाली, रिप्रेजेंटेड स्केल वाली, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप दे रहे हो, तो ये कोई बता नहीं रहा कि ये किस हिसाब से क्या है, श्रिंक हो गया, ना ही ये फॉर्म बता रहा है। पर इसमें पता चल जाता है, क्योंकि आपका मैप अगर श्रिंक हो रहा है तो आपका स्केल भी श्रिंक हो रहा है। तो ये बढ़िया रिजल्ट देता है अगर श्रिंकेज हो भी गया। ये दोनों अच्छे रिजल्ट नहीं देते, पहली बात तो जैसे अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, प्लेन स्केल, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव स्केल फ्रैक्शन, या फिर डायगनल स्केल। तो देखा जाए तो कौन सा स्केल है जो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो आपका एक तो हो जाएगा, देखो, इंजीनियरिंग स्केल और ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये दोनों हो। ठीक है, ये दोनों हो। अब इन दोनों की बात है ही नहीं इस चैप्टर में, तो हम इन दोनों की बात का ऑप्शन भी नहीं ले सकते। हम ये दो बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ऐसे स्केल हैं जो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में 3 ही पढ़ते हैं। ये वाला अच्छा देता है जो कि है ही नहीं ऑप्शनों में, और ये गंदे देते हैं, ये अच्छे नहीं देते हैं बिल्कुल। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन D। ज़रा देखते हैं टाइप ऑफ स्केल कितने होते हैं हमारे, रिप्रेजेंटिंग स्केल, जिनकी वजह से हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं स्केल। वो आपके 3 ही होते हैं, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं तीनों। और ये तो आपके जो ये जो स्केल दे रखे थे ना, जैसे कि प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, ये तो मेजरिंग स्केल होते हैं, जब आप मेजरमेंट में यूज़ कर रहे हो, डिस्टेंस को एक्चुअली मेजर कर रहे हो। ये तो लिखे हुए फॉर्म में होते हैं, जो कि कोई कुछ चीज़ मेजर नहीं कर रहे होते, जस्ट बता रहे होते हैं कि ग्राउंड का और आपके मैप का डिस्टेंस का रिलेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, बट ये एक्चुअली क्या है, मेजरिंग स्केल है, जिनको आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो प्लेन स्केल होता है जिसमें नॉर्मली 2 डायमेंशन में जो आपका जैसे ये स्केल होता है ना, जिसमें आप क्या है, जैसे कि बस 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप अपनी वैल्यू लिखते हो ना, नॉर्मल स्केल से जब मेज़र करते हैं,
तो दो डायमेंशन में जो वैल्यू देता है उसको बोलते हैं प्लेन स्केल। जब आपकी 3 डायमेंशंस में स्केल वैल्यू देने लग जाए तो उसको डायनर स्केल कहते हैं, जैसे 1.52, तो 3 डायमेंशंस में मिल गया। और वर्नियर स्केल होता है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन को भी हेल्प करता है, वर्नियर स्केल, ठीक है। स्कूल में देखा होगा वर्नियर स्केल कैसा होता है, ठीक है। तो वो और अच्छी वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक बार ये देख लो, मैं बता रही थी ना आपको कि फॉरेस्ट के लिए क्या, फॉरेस्ट मैप बनाने के लिए क्या रेफ लेने पड़ते हैं। तो ये है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट मैप के लिए आपका रेशियो जो होना चाहिए वो 1:25,000 होना चाहिए, है ना। लोकेशन मैप बना रहे हो तो आपका 1:500 टू 1:2500 तक होना चाहिए, ठीक है। ट्रोपोग्राफिकल मैप बना रहे हो तो उसमें कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जोग्राफिकल स्केल मैप बना रहे हो तो ये तो बहुत ही बड़ा होता है जोग्राफिकल लेवल पे, तो ये स्केल की वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप क्या है, थोड़े बहुत एरिया के लिए बना रहे होते हो। लोकेशन के लिए और छोटे हो जाते हैं। फॉरेस्ट मैप के लिए थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। कैडेस्ट्रियल मैप के लिए कुछ इस तरीके से 1:2, ये अपने बाउंड्री लाइन्स होती है, प्रॉपर्टी लाइन्स के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का रेशियो होना चाहिए। तो ये कुछ हैं जो कि आप याद कर लेना। मेन मेन आपको थोड़े बहुत याद होनी चाहिए, जैसे फॉरेस्ट के लिए, कैडेस्ट्रियल मैप के लिए, टोपोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, लाइक है ना, बिल्डिंग्स के लिए क्या होना चाहिए, तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेन सर्वेइंग इज मेनली डन यूजिंग ट्राइंगुलेशन टेक्निक बिकॉज, देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, इट इज नीडेड टू फॉर्म अ वेल कंडीशन ट्रायंगल। A triangle is the only simple figure that can be plotted from the length of its side measured in field. In triangulation, the survey work can be checked using check line. Triangle reduce the error by 30%. ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, जैसे मतलब चेन सर्वे जो हम करते हैं ना अपना, तो मान लो आपकी जैसे लैंड थी तो आप क्या है उसको छोटे मोटे ट्रायंगलों में क्या है कन्वर्ट कर देते हो, जिससे मेजरमेंट इजी हो जाए, अच्छे से आप इजीली मेजर कर पाओ चीज़ों का ना। ट्रायंगल में जब कन्वर्ट कर देते हो तो एंगल भी निकाल पाते हो, अगर साइड पता चल जाती है चेन सर्वे से, है ना, तो ईजिली हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाए 30% एरर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन ट्रायंगुलेशन द सर्वे वर्क कैन बी चेक यूजिंग चेक लाइन, यहाँ पे कोई चेक लाइन है ही नहीं तो उसका तो कोई वर्क है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अ ट्रायंगल इज द ओनली सिंपल फिगर दैट कैन बी अडॉप्टेड सॉरी प्लॉटेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट साइड मेजर्ड इन फिगर फील्ड, ठीक है। देखो हाँ, ये ही कहना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल जो क्या है एक सिंपल फिगर होता है, जिससे क्या आप उसकी लेंथ से क्या है फील्ड की मेजरमेंट, चेन लाइन से आराम से क्या है आप फील्ड की मेजरमेंट आराम से ले सकते हो। और ये ट्रायंगल ही सबसे क्या है इजीली बना पाते हो। अब सर्कल वर्कल ये सब क्या है हार्ड हो जाता है थोड़े, है ना। ट्रायंगल सबसे बढ़िया रहता है, फटाफट 3 साइड का बनाओ और जल्दी जल्दी उसके हिसाब से सारे मेजरमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज़ नीडेड टू फॉर अ वेल कंडीशन ट्रायंगल। हाँ ये सही है वैसे कि एक वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। अच्छा अच्छा हो जाए कि वेल कंडीशन हो, पर यही एक पॉइंट नहीं है। क्या पता कोई ट्रायंगल ऐसे हैं कुछ इस तरीके से बन रखे हैं तो वेल कंडीशन नहीं है। वेल कंडीशन कौन सा होता है, अपना बढ़िया सा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ज़रूरी नहीं है कि यही कंडीशन हो, इसीलिए ऑप्शन बी ज़्यादा एक्यूरेटली करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट पर आते हैं 46 क्वेश्चन पे। इन सर्विंग अ पॉइंट इज एस्टैब्लिश यूजिंग, सर्विंग में पॉइंट को अगर एस्टेब्लिश करना है तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, देखते हैं। आपके पास दो प्रिंसिपल थे, क्या था कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा था कि अगर आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, मतलब 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, तब जाके आप तीसरे को क्या है प्लॉट करो इनके रेफरेंस में लेकर, ए और बी के रेफरेंस में आपने क्या है ये पॉइंट को क्या है प्लॉट किया। तो ये कह रहा है एट द मोस्ट ऑलरेडी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एट द मोस्ट टू ऑलरेडी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 ही पॉइंट होने चाहिए फिक्स्ड रेफरेंस वाले। ये नहीं है कंडीशन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मिनिमम से मिनिमम 2 होने चाहिए, उससे ज़्यादा और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। एट द मोस्ट 3 पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये नहीं है, एट लीस्ट 2 होने चाहिए, बस ये वाला होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। एट लीस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये सही है अपना ऑप्शन, ठीक है। डी क्या करा है एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये भी सही है। At least 2 points of reference, at least 2 already fixed point of reference, हाँ दोनों में देख रहा है एटलीस्ट आ गया है कि 2 पॉइंट होने चाहिए, बट ये क्या है ऑलरेडी फिक्स्ड रहना चाहिए, पहले से ही फिक्स होना चाहिए ये पॉइंट आपके ग्राउंड पर,
तभी जैसे जिसका आपको क्या है रिड्यूस लेवल पता होगा, ग्राउंड पर 2 पॉइंट थे ए और बी जो ऑलरेडी पहले से फिक्स थे, उनके रेफरेंस में आप अपना क्या है थर्ड पॉइंट सी को क्या है प्लॉट कर रहे थे। ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई भी पॉइंट उठा लिया जिनका कुछ पता है नहीं और उसके रेफरेंस में आपने सी करा, ये नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी ऑलरेडी फिक्स 2 पॉइंट होने चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो होल टू पार्ट में क्या करते हैं, आपका कोई लैंड था जिसमें आपने पहले बाहर वाले एरिया का मेजरमेंट ले लिया अच्छे से, फिर आपने उसको डिवाइड करके अंदर के दोनों पार्टों का फिर मेजरमेंट किया, फिर आपने और ब्रेक करके फिर और अच्छे से सबका मेजरमेंट ले लिया। इस तरीके से होल पहले पूरा लिया, फिर पार्ट में डिवाइड करते 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 आप अंदर की मेजरमेंट करते जा रहे हो। ठीक है, तो इससे ये होता है कि मान के चलो यही लैंड थी। ठीक है, मान के चलो आपने पहले इस एरिया का निकाला, फिर इस एरिया का, फिर इस एरिया का, फिर इस एरिया का, फिर ये इस तरीके से अगर आपने मेजरमेंट की तो एरर क्या है, मान लो आप कुछ एरर आया, आपको पता ही नहीं चला, आपने वो फिर ऐड कर दिया इसमें भी, फिर आपने ये मेजर कर दिया, फिर सब ऐसे ही धीरे धीरे करके आपने पूरे पार्ट का मेजर किया और हर एक में कुछ 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 एरर आया और बड़े होके वो क्या है लार्ज अमाउंट का क्या है एरर बन गया। वहीं अगर आपने मान के चलो ये पहले आपने मेज़र किया, ठीक है, बहुत अच्छे से हाईली प्रिसीजन देकर आपने मेज़र कंट्रोल पॉइंट्स जो आपके मेज़र थे बड़े बड़े थे उनको बढ़िया से आपने मेज़र किया। उसके बाद आप अंदर के पॉइंटों को जब मेज़र करने आए, जैसे कि मान लो ये था आपने अच्छे से मेज़र किया इस एरिया को, ठीक है, फिर आपको मेज़रमेंट पता चल गई, फिर आपने क्या है इसको डिवाइड किया, फिर इसका मेज़र किया अलग से, फिर इसका मेज़र किया अलग से। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे ये पूरा एरिया जब आपने मेज़र किया था तो मान के चलो 20 किलोमीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, बट जब आपने इसको मेज़र किया तो मान के चलो ये 20.001 किलोमीटर स्क्वायर इस तरीके से आ गया, मान लो थोड़ा सा एरर आ गया इसके अंदर, तो आपको वो एरर पता चल जाएगा कि आपने तो अच्छे से देखा तो 20 किलोमीटर है, अभी यहाँ पे कुछ एरर आया, तो आप उसी टाइम उसको ठीक करके देख कर कि कहाँ एरर हुआ और उसको सही कर लोगे। लेकिन यहाँ पर नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने पार्ट से ही स्टार्ट कर दिया, जब पार्ट से करा तो बड़े होके वो क्या है लार्ज लेवल का क्या है एरर बन गया। सो इसमें होता क्या है, जब आप फ्रॉम होल टू पार्ट करते हो तो आप आपके जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं ना, ये कंट्रोल पॉइंट मेजर वाले बड़े बड़े, उनको आप हाइयर प्रिसीजन से कर लेते हो, पहले ही अच्छे से देख लेते हो पूरे, फिर उसके बाद जो अंदर वाले होते हैं उनको थोड़ा लोअर प्रिसीजन से भी करते हो तो भी चल जाता है। उससे आप क्या है आपको पता है एक्चुअली तो इतना था, जब हमने अच्छे से देख ही लिया था हाइयर जो आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं मेजर, उनको अच्छे से करके आपने देख लिया कि इतना आया था, फिर अंदर में आपने थोड़ी सी कमी कर दी और थोड़ा आपको एरर मिल गया तो आप इसको एडजस्ट वहीं पे कर लोगे आराम से, है ना। सो इसमें कह रहा है पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब आप होल टू पार्ट वर्क करोगे तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये कह रहा है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश फर्स्ट विद हाई प्रिसीजन, कि आपके जो बड़े बड़े कंट्रोल पॉइंट्स हैं अच्छे मेजर वाले उनको आप हाई प्रिसीजन से क्या है मेजर करोगे, हाँ ये सही है। एंड देन द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश यूजिंग लेस प्रिसीजन, और फिर अंदर वाले जो होंगे माइनर जो छोटे मोटे होंगे उनको क्या है लेस प्रिसीजन से करोगे, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश फर्स्ट विद हाई प्रिसीजन, ओके, देन द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश यूजिंग हाई प्रिसीजन टू। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है, कि अंदर वाले जो माइनर होते हैं उनको आप इजीली आराम से कर सकते हो, फिर इतना ज़्यादा प्रिसीजन देने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है सही नहीं है। ठीक है, एरर आर मिनिमाइज, हाँ एरर मिनिमाइज हो जाता है जब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग, ऐसा तो नहीं है, इसमें भी इतने इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे इसमें भी इतने ही होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं 58 क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है, इन द सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट वन सरकमफेरेंस इक्वल्स टू विच ग्रेड इन फॉलोइंग ऑफ दिस। ठीक है, सो ये 3 टाइप के सिस्टम है हमारे यहाँ, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वो तो आपको नॉर्मली याद होगा कि जो वन सरकमफेरेंस होता है आपका वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो ये तो याद होगा, और आपको आर सिस्टम भी याद होगा कि वन सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 24 आवर, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। जो आपको याद करना है वो आपका है सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें सिंपल क्या है कि वन सरकमफेरेंस आपका 400 जी ग्रेड्स का, जैसे डिग्री आर होते हैं इस तरीके से जी लगाना है आप पे, तो वन सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 400 जी ग्रेड्स। ठीक है, 1 ग्रेड कितना होता है 1000 सेंटीग्रेड, एंड 1 सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 100 सेंटीग्रेड्स। ठीक है, तो याद रहेगा ये कि
वन सर्कमफेरेंस आपका 400 G मतलब ग्रेड के इक्वल होता है, एंड वन ग्रेड आपका 1000 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, एंड वन सेंटीग्रेड आपका 100 सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। तो ये याद करना, बाकी तो याद ही होंगे। तो सिंपल सा वन सर्कमफेरेंस किसके इक्वल था, 400 ग्रेड्स के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 डैश इज द टाइप ऑफ स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डिवीजन कैन बी मेजर्ड। वो आपका कौन सा स्केल है जिसपे आप 3 टाइप के 3 तक आप डायमेंशन तक आप अपना क्या है मेजरमेंट कर सकते हो। अभी देखा, एक प्लेन स्केल होता है, एक डायगोनल स्केल होता है, और आपका एक 1 ईयर स्केल था। तो प्लेन स्केल में तो आप 2 डेसिमल तक ले रहे थे, जैसे 1.5, ठीक है, डायमेंशंस तक है ना। और जो आपका डायगोनल स्केल होता है उसमें क्या है, आप 3 डायमेंशंस तक देख सकते हो, जैसे 3 डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो आपका वो डायगोनल स्केल है। डायगोनल स्केल इज द आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 60th क्वेश्चन पे। इन द प्लेन सर्विंग level lines are considered as dash and plumb line are considered as dash। जब आप प्लेन सर्विंग करते हो, छोटे एरिया के लिए कर रहे हो, ठीक है, तब आप अपने जो लेवल लाइंस होती है उसको क्या है, किस लेवल लाइंस आर कंसिडर एज दिस प्लेस। हाँ, जो आपकी लेवल लाइंस होती हैं, ऐसे इस तरीके से आपकी लेवल लाइंस होती हैं। जैसे ये ग्राउंड है, आपका ग्राउंड सरफेस था, बट आप छोटे एरिया के लिए कर रहे हो तो आप स्ट्रेट लेके चलते हो अपने लेवल लाइंस को, है ना। तो ये आपकी जो लेवल लाइंस है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड प्लम लाइंस आर कंसिडर एज, अब देखो एक चीज देखना, देखो मैं क्या कह रही हूँ। एक होता है प्लेन सर्वे, है ना, प्लेन सर्वे होता है, जियोडेटिक होता है। इसमें तो आप प्लेन मान लेते हो अर्थ के सरफेस को, यहाँ पर आप कर्व्ड मानते हो, ठीक है। तो मान लो आप प्लम बॉब यहाँ पे लटकाते हो, तो आपको पता है वो ऐसे इस तरीके से सेंटर की तरफ जाएगा, है ना, और यहाँ करोगे तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्लेन मान लेते हो तो आपके प्लम बॉब कुछ इस तरीके से लगते हैं कि लटकाया तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन देंगे हर जगह, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी लेवल लाइन होती है वो क्या है, आपकी स्ट्रेट है एकदम, यहाँ पर कर्व्ड होती है ना, ये लेवल लाइन है आपकी। तो आपकी जो लेवल लाइन होनी चाहिए वो तो स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो आपकी प्लम लाइंस होती हैं वो क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, है ना। लेकिन जब जियोडेटिक करते हो तब प्लेन पैरेलल नहीं होती है आपकी प्लम लाइंस, ठीक है। प्लम लाइन सिंपल सा वो है जब आप किसी पॉइंट पर प्लम को लटका दो और वो जो डायरेक्शन बताए वो आपकी प्लम लाइन होगी, ठीक है। तो लेकिन प्लेन सर्वे में वो कैसी होती हैं, स्ट्रेट, आई मीन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि आपकी लेवल लाइन तो स्ट्रेट होनी चाहिए, प्लम लाइंस आपकी पैरेलल होनी चाहिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्लेन सर्विंग द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑन अर्थ सरफेस इज डैश ग्रेटर देन द सबटेंडेड कॉर्ड। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जैसे आपका ये जो अर्थ है उस पर ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस का आपका कर्व लेंथ है अर्थ की, वो कितनी बड़ी होगी आपकी उसी कॉर्ड से, ए और बी है, उन दो पॉइंट पर एक कर्व डिस्टेंस जैसे मान के चलो 12 किलोमीटर है, और ये कॉर्ड है उन दोनों की पॉइंट की, तो ये इस कॉर्ड से कितनी बड़ी है ये पूछ रहा है। तो ये सिंपल सा कितनी बड़ी होती है आपकी, 1 सेंटीमीटर बड़ी होती है। थोड़ा 1 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ी है, इसका मतलब ये कितना होगा एक्चुअली, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 1, 3, 4, 5, इतना होगा। और ये होगी आपकी 1,999 किलोमीटर, इस तरीके से, मतलब एक ये छोटी होगी, ये एक बड़ी है, ये रिलेशन होता है। तो आपका जैसे ये 12 किलोमीटर है, इसमें से -1 सेंटीमीटर कर दो तो आपकी क्या है, ये मिल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा था, मतलब कंपैरिजन पूछ रहा है कि इसका और इसका क्या कंपैरिजन है। तो इस कॉर्ड से ये 1 मीटर बड़ी होगी, 1 सेंटीमीटर बड़ी होगी, जब इसका 12 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल मे नॉट गिव accurate measurement of a plane drawn on a plant drawn on a paper due to the shrinkage after few years। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा स्केल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अगर आपका श्रिंक हो जाए मैप कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्केल और ग्राफिकल स्केल, अब ग्राफिकल स्केल आ गया, इसका मतलब ये तो अच्छा देता है, बट इसके साथ ये वाला आ गया जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो दोनों ही सही होने चाहिए ना, कि दोनों ही अच्छे रिजल्ट ना देते तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। बट एक ऐसा स्केल है ग्राफिकल स्केल जो अच्छा रिजल्ट देता है,
तो इसको नहीं लेंगे। दूसरा देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड ग्राफिकल स्केल। अब इसमें फिर से ग्राफिकल आ गया, मतलब ग्राफिकल स्केल तो अच्छा ही देता है, वो तो होना ही नहीं चाहिए ऑप्शन में। ये पूछ रहा है नहीं देता वाला, ठीक है, तो फिर से इसके साथ अच्छा वाला आ गया। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो अच्छा नहीं देता, बट ये अच्छा देता है अगर आपका मैप श्रिंक भी हो जाए। इंजीनियरिंग स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अब ये दोनों ऐसे ऑप्शन है जो कि क्या है, अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्राफिकल स्केल तो भाई अच्छा ही देता है, तो इसको नहीं कर सकते टिक, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेशन इज। अभी बड़ा एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए फिक्स्ड ऑलरेडी पहले से ही, जिसकी हेल्प से क्या है हम थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 पॉइंट मिनिमम हमें चाहिए होते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर IS 1562 to 1962 द डायनेमिक स्केल ए हैज़ अ ग्रेजुएटेड लेंथ ऑफ, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ से। ये आपके स्केल का क्या है, ABC ग्रेड दे रखा है, ये क्या है डेजिग्नेशन दे रखी है ABCD, जिसमें क्या है आपकी नॉर्मल ओवरऑल लेंथ कुछ इस तरीके से होती है, लेंथ ऑफ ग्रेजुएटेड पार्ट इतना होता है, विड्थ होती है ये इस तरीके से, क्या है ये स्केल में थोड़ा बहुत आपको याद करना है, ये रेयरली पूछ लिया है, कोई डाटा है डेटा जो आपको याद रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डायगोनल स्केल है, ये सारे डायगोनल स्केल है, जिसमें ए पार्ट पर आपकी जो ग्रेजुएटेड स्केल का जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 150 सेंटीमीटर, तो बी इज़ करेक्ट। ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी आपकी वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू आपको क्या है याद करनी पड़ेंगी। इसमें मैंने अगर नहीं देखा दोबारा बता देती हूँ कि ये कह रहा था कि जैसे ए जो आपका स्केल है, डायगोनल स्केल ए है, डायगोनल स्केल ए है, उसमें आपकी ग्रेजुएटेड लेंथ कितनी है, डायगोनल स्केल ए है जिसमें आपकी ग्रेजुएटेड लेंथ, ग्रेजुएटेड पार्ट का लेंथ क्या है 150 है, ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है, तो 150 इज़ द करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का। अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड ऑल्सो सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। सो 65th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट P and Q be the reference point on the ground, you have to establish a point R. Which of the following method conforms to the fundamental principle of surveying? देखो P और एक Q पॉइंट है, उनकी हेल्प से आपको थर्ड पॉइंट कोई C मान लो, D मान लो, R मान के चल रहे हैं यहाँ पर, तो R ही ले लेती हूँ, जो आपको एस्टैब्लिश करना है। तो एक काम कर सकते हो कि आप क्या है ये डिस्टेंस निकाल लो कितना है चेन की हेल्प से, और उससे क्या है अपने यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या है प्लॉट कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो एक तो, ठीक है, इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर सकते हो। दूसरी प्लॉटिंग आप ऐसे कर सकते हो कि ये आपका P और Q है, इसमें आपने ये डिस्टेंस निकाला और जो ये R था ये एंगल निकाल लिया यहाँ से, ये डिस्टेंस और ये एक एंगल, उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। एक चीज़ कर सकते हो P और Q में क्या कर सकते हो कि आपको एंगल पता चल जाए, एंगल कितने हैं ये, मतलब P और Q से ये एंगल कितने बना रहे हैं R के लिए, एंगल निकाल लो तो भी कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं, या तो आप सिंपली क्या है लेंथ मेज़र करके निकाल दो, जैसे कि मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ दे रखे हैं। हाँ जैसे ये देखो, एक लाइन एक एंगल, या फिर ये डिस्टेंस और एक परपेंडिकुलर, या फिर 2 एंगल, तो ये बता रखा है 2 एंगल मेज़र कर लो, ठीक है, एक लाइन और एक एंगल नहीं लिख रखा है यहाँ पे, बट ये एंगल है, ठीक है, या फिर 90 डिग्री, तो ये तीनों ही सही हैं, तो 1 2 3 ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, उसके लिए मैं आपको फिर से पहले मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन और हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।